हेलो एवरीवन। जहां हमने लास्ट लेक्चर में या हम ये कह सकते हैं हेलो एवरीवन, जहां हमने लास्ट वीडियोस में अभी तक जितना भी पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स में वो सारे का सारा कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंडेंसी के बारे में पढ़ा है कि कंसंट्रेशन को वेरी करते हैं तो हम किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन है वो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी या टेम्परेचर फैक्टर के बारे में। अगर यदि हम टेम्परेचर को वेरी करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होता है, किस तरीके से उसमें वेरिएशन होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम एक वर्ड देखते हैं जिसको हमने पढ़ा पीछे लास्ट वीडियो में, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी पढ़ा है। अब कोलिजन थ्योरी में हमने एक स्टेटमेंट देखी या हम ये कह सकते हैं उसमें एक इक्वेशन जो हमें हमारे पास में ड्राइव हो क्या आई, वाई रेट कांस्टेंट दैट इज इक्वल्स टू जेड डॉट पी डॉट ई रेज टू द पावर माइनस ई ए माइनस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर टी। ये इक्वेशन ड्राइव हो क्या है। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख ले ताकि उसमें आपको ये रिलेशन ड्राइव करना आ जाए, किस तरीके से रिलेशन ड्राइव होता है। ठीक है, चलो अब सबसे पहला तो हमारे दिमाग में यही आता है कि ये जो वर्ड है एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या चीज है, क्या भला है ये एक्टिवेशन एनर्जी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी है क्या चीज, तो हमारे पास सबसे पहला हमारे दिमाग में आता है ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। समझने की कोशिश करनी, पहले एक एग्जांपल लेते हैं उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में आप अभी 12th में हो गए हो। ठीक है, आपके पास में अभी फिलहाल 0% मार्क्स है, अभी फिलहाल 0% मार्क्स है। आप शुरू से एक एक चीज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, एक एक चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो। अगर यदि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 बच्चे क्या एफर्ट कर रहे हैं कि मैं चीज को समझने की कोशिश करूं, चीज को समझने की कोशिश करूं। ठीक है, अब उनमें से कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंट है, ध्यान से समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक्टिवेशन एनर्जी भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंटेलिजेंट है। अब वो जो 10 बच्चे हैं वो शुरुआत से नोट्स बना रहे हैं, एक एक वर्ड को समझ समझ के पढ़ रहे हैं बिल्कुल ध्यान से। अब उनके लिए ये 100% पे जाना है, क्योंकि हम तो 0% को 100% में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां से यहां पे जा रहे हैं, तो हमारे लिए कोई भी डिफिकल्ट काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम यहां से यहां पे जा रहे हैं, हमने बहुत चीजें पढ़ी हुई हैं, तो हम आराम से कह सकते हैं कि हमने सारी चीजें पढ़ी हुई है, आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास एक चीज जो यहां पे है, ये बच्चा चाहे यहां से यहां पे चला जाए, चाहे ये बच्चा यहां से यहां पे चला जाए, इसके पास में क्राइटेरिया होगा। और वो क्राइटेरिया क्या होगा कि अगर जो बना रखा है क्राइटेरिया वो ये है कि अगर मान लो सपोज करो कोई भी बच्चा है वो अगर 33% को क्रॉस कर जाता है, 33% को क्रॉस कर जाता है तो वो बच्चा पास कहलाएगा। उसके पास में एक बैरियर बना दिया, एक बैरियर क्रॉस बना दिए है कि इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करना ही करना पड़ेगा। अगर आप इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाते हो तो आप कहलाओगे पास। अब वो चाहे 1 नंबर फालतू हो, चाहे वो 10 नंबर फालतू हो, और चाहे वो मैक्सिमम हो, ठीक है, वो पास ही कहलाएगा। लेकिन अगर उसका 1 नंबर भी कम रह गया तो वो पास नहीं कहलाएगा, फेल कहलाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में एक बैरियर है जो हर किसी को इसे क्रॉस करना पड़ेगा, हर किसी को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, इंटेलिजेंट है, इसको हमें जब ये पेपर देने गया तो उस टाइम में हमें इसको पास करवाने के लिए क्या हमें कोई एफर्ट करना पड़ेगा, इसको नहीं करना पड़ेगा। किसी तरीके की कोई मतलब इसको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा, या हम ये कह सकते हैं एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। जहाँ पे नहीं होता है कि भाई हमें इसको हेल्प करनी पड़ेगी, इसके एग्जाम सेंटर में जाएं और इसके बाहर से कुछ भी कागज वागज फेंके। ठीक है, ऐसा होता है ना कि भाई इसको कुछ भी एक्सटर्नल सोर्स हमें देना पड़े, एनर्जी सप्लाई करनी पड़े। ठीक है, ताकि वो खुश हो कि हाँ भी मेरे को हमारे टीचर्स ने हेल्प की है। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट है, इसने शुरू से पढ़ा है एक एक चीज को, तो एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट इसके पास में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमें ये आराम से इस बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, आराम से ये अपना रिजल्ट बना सकते हैं। वही दूसरी तरफ एक और एग्जांपल लेते हैं, जो एक डल बच्चा है जिसके पास में काम करने का कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ना तो दूर, उसने किताबें ही नहीं खरीदी अभी तक। अब वो बच्चा पेपर देने जा रहा है, फाइनल एग्जाम है,
जब वो देने जाएगा तो क्या ये आराम से इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएगा? आराम से क्रॉस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री होती क्या है, पता ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ेगा। और जैसे हमने इसको एक्सटर्नल सोर्स दिया, ये बहुत खुश होगा, बहुत आराम से पास होगा, बहुत अच्छे से ये अपने रिजल्ट को बनाएगा। क्लियर है? जो भी चीज़ दिखेगी, अब इसे नहीं पता है कि इसको क्या मिल रहा है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, ये बिना देखे उस पर भरोसा करेगा और चल पड़ेगा उसके साथ। ठीक है? यही सिमिलर फंडा अगर हम देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ होता है। क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी? उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है, मान लेते हैं मेरे पास में कोई भी एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, कोई भी एक रिएक्शन हमारे पास में, अगर मैं प्रोफाइल डायग्राम को देखूं तो मेरे पास में इस तरीके से कोई भी कंपोनेंट है। ठीक है? सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरे पास, हमें एक चीज़ पता है कि कोई भी रिएक्शन है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। कोई भी रिएक्शन है वो होगी कब? जब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है? अब अगर यदि मैं इसके मैकेनिज्म को देखता हूं तो इसमें एक बैरियर बना होता है। बैरियर क्या बना होता है? रिएक्टेंट पहले कन्वर्ट होता है इंटरमीडिएट में, चाहे तो उसमें जैसे हमने ऑर्गेनिक में रिएक्शंस देखते हैं, चाहे उसमें कार्बोकैटायन बने, कार्बन आयन बने, या उसमें फ्री रेडिकल्स बने, या कार्बन बने, नाइट्रोजन बने, वो अलग चीजें हैं। ठीक है? इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है और वो इंटरमीडिएट बाद में कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। मतलब मेरे पास में ये एक बैरियर है, इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। किसको? एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। बात क्लियर है? अब वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कैसे करेगा? क्योंकि जो मेरा रिएक्टेंट है उसके पास में कोई एनर्जी होगी, जो इंटरमीडिएट है उसकी एनर्जी है, मान लो सपोज करो मेरे पास में यहां पे है एनर्जी उसकी E। ठीक है? जो इंटरमीडिएट है उसकी एनर्जी है वो E है और वो उसकी एनर्जी इतनी है। अगर मेरे पास में ये मेरा एनर्जी है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलना चाहता है तो उस रिएक्टेंट को इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे 500 किलो जूल एनर्जी है, हमें इसको सप्लाई करनी पड़ेगी और उसी के बाद में ये एनर्जी को सप्लाई करेगा या एनर्जी लेगा, फिर उसके बाद में ये जाएगा। ठीक है? डल बच्चे है, ये ध्यान देना है, डल बच्चे। इंटेलिजेंट होता तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो सिंगल स्टेप में हो सकती थी। अगर मेरे पास में रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट ऐसा भी नहीं है, अब मैं ये कह रहा हूं डल बच्चा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे छोटी क्लासेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसे थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ना, केमिस्ट्री लिखना तो आएगा ना, उसे पता है, इतना पता है कि वो एनर्जी लिख सकता है, वो केमिस्ट्री लिख सकता है। तो मतलब मेरे पास में रिएक्टेंट के पास में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो कुछ भी हो सकती है। मान लेते इसके पास में एनर्जी है वो 200 किलो जूल की एनर्जी ऑलरेडी इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है? 200 किलो जूल की एनर्जी है। अब ये जो 200 किलो जूल की एनर्जी है ये इसके कोई काम की नहीं है अभी फिलहाल। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पहले इसमें बदलना है, इस रिएक्टेंट को इसमें बदलना है, पास कहलाना है। वो पास कब कहलाएगा? जब वो इस बैरियर को क्रॉस करेगा। और ये बैरियर का है, ये है। तो हमें इसको इतनी अमाउंट ऑफ पर्ची भेजनी पड़ेगी, या हम ये कह सकते हैं इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको भेजनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी, ताकि ये अपने एनर्जी डायग्राम को यहाँ पे लेके, अपनी एनर्जी को एक्साइट करके यहाँ पे लेके आए। बात क्लियर है? अगर यदि ये अपनी एनर्जी को यहाँ से यहाँ ले आता है, यहाँ पे पहुँच जाता है, तो हम कहेंगे कि ये इंटरमीडिएट स्टेप में तो पहुँच गया है। जो बैरियर है इसका, उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, एनर्जी बैरियर पे आ गया है, इंटरमीडिएट पे आ गया है। बात क्लियर है? अगर यदि यहाँ से यहाँ पे हम इसको भेज देते हैं, इसकी एनर्जी को हम इतना इंक्रीज कर देते हैं, तो ये बहुत आराम से कह सकते हैं इंटरमीडिएट बना रहे। बात क्लियर है? अब यहाँ से इंटरमीडिएट बनाएगा तो अब ये अपनी एनर्जी को धीरे धीरे यहाँ से डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा प्रोडक्ट की तरफ। धीरे धीरे ये अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है? अब वो वो बाद में बात करेंगे कि वो एनर्जी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, उस चीज़ के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले मेरे पास में रिएक्टेंट था, वो इंटरमीडिएट से होके गुजरेगा तो वो प्रोडक्ट बनेगा।
ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इंटरमीडिएट स्टेप होता क्या है, किसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेप हो रहा है? तो देखो जैसे हमने ये रिएक्शन बोली है, यहाँ पे मेरे पास मान लेते हैं ए बी रिएक्शन दे रहे हैं, वो सी के साथ दे रहे हैं, और मेरे पास में प्रोडक्ट बन रहा है वो ए सी बन रहा है प्लस बी बन रहा है, इस तरीके का बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट में मेरे पास में ए सी बन रहा है, कहाँ से बन रहा है? ए बी का बॉन्ड टूटा है और वो सी बना है। ठीक है, तो मेरे पास में पहले अगर मैं रिएक्टेंट देखूं तो ए और बी का बॉन्ड तो कंप्लीट है और सी का तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं है, वो तो अलग पड़ा हुआ है। अगर यदि मेरे पास में ये रिएक्शन यहां से मैंने इसको एनर्जी सप्लाई करनी स्टार्ट की, तो क्योंकि बॉन्ड मेरा ए और सी बन रहा है तो इनका बॉन्ड धीरे धीरे डिसोसिएट होना स्टार्ट होगा और सी का बॉन्ड ए के साथ में बनना स्टार्ट होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि मेरे पास में जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो किस तरीके से, ए और बी का तो बॉन्ड था वो स्ट्रॉन्ग था, पहले स्ट्रॉन्ग था, जैसे हमने सी डाला तो ये बॉन्ड वीक होना स्टार्ट हो गया, ये वीक होना स्टार्ट हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड क्या बना, ए और बी है, ए और बी का बॉन्ड धीरे 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 क्या हो गया, वीक हो गया, वीक हुआ, और ए और बी का बॉन्ड वीक हुआ तो ये जो सी है वो इनके साथ में इंटरमीडिएट बनाना स्टार्ट कर रहा है, इनके साथ में कोलिजन करना स्टार्ट कर रहा है, रिएक्शन करना स्टार्ट कर रहा है। और जब ये रिएक्शन करना स्टार्ट कर रहा है तो ये जो मेरा स्टेप बना है इंटरमीडिएट, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट बना है। ठीक है, बात क्लियर है? अब मेरे पास में यहां से मे बी अब हम एक चीज पढ़ते हैं कि कोई भी जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में या तो एनर्जी रिलीज होती है या फिर उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ती है, या तो कोई एनर्जी रिलीज होगी या उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इस चीज को समझ लेते हैं। अगर यदि मान लो सपोज करो मेरे पास में यहां पे ये जो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट के बराबर मेरी कोई भी एनर्जी आती है, जैसे मान लेते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, देखो ध्यान से समझना, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है कि एनर्जी का क्या इफेक्ट होगा। एनर्जी मेरे पास में दो टाइप की होती है, पहली या तो एक्सोथर्मिक होती है या फिर दूसरी एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि उसमें से एनर्जी का रिलीज होना, और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एनर्जी को सप्लाई करवाना, या फिर हम ये कह सकते हैं उसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाना, ऐसा ही होता है। एनर्जी रिलीज कब होगी, मतलब उसके लिए एनर्जी का नेगेटिव होना, और जो सप्लाई करवाना है इसका मतलब उसमें एनर्जी का पॉजिटिव होना, यही होता है। और किस एनर्जी का, तो हम ये कहेंगे डेल्टा ई का, चेंज इन एनर्जी। अगर यदि वो नेगेटिव होता है तो हम कहेंगे एनर्जी क्या है, एक्सोथर्मिक है। चेंज इन एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे वो एंडोथर्मिक है। अब वो कैसे नेगेटिव होगा, कैसे पॉजिटिव हो सकता है, दैट इज डेल्टा ई। और डेल्टा ई डिफरेंस किसका, दैट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं ई प्रोडक्ट माइनस ई ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है, यही होता है। अब डेल्टा ई की वैल्यू दैट इज नेगेटिव, नेगेटिव कब होगी, जब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, दोनों एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या होगी, स्मॉल या फिर लार्ज, नेगेटिव होना है, डेल्टा ई की वैल्यू को नेगेटिव आना है, तो उसके लिए ई पी दैट इज प्रोडक्ट एनर्जी स्मॉल, और ई आर वैल्यू दैट इज लार्ज, ये वैल्यू स्मॉल, ये वैल्यू लार्ज। अगर ये वैल्यू स्मॉल है, स्मॉल मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी किसके कंपैरिजन में, रिएक्टेंट की एनर्जी है 200, रिएक्टेंट की एनर्जी 200 है और ये 200 का डायग्राम है। अगर यदि वो इससे कम होती है, कम होने का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके की एनर्जी, भाई यहां से ये एनर्जी रखेगा, ये हो गया, तो यहां से ये जो एनर्जी है ये मेरे पास में किसकी है, दैट इज प्रोडक्ट फॉर्मेशन। किससे कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, कम है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक एनर्जी, और यहां पे मेरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, प्रोडक्ट बन गया।
पहला स्टेप क्लियर हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई, प्रोडक्ट बनाइए, एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट दे रहे हैं। दूसरे स्टेप में चलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। सप्लाई करनी पड़ेगी मतलब क्या होगा, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू दैट इज ऑफ ई प्रोडक्ट माइनस ऑफ ई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, दैट इज हायर या लोअर, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आनी है, पॉजिटिव आएगी तो ये वैल्यू हायर होनी चाहिए और ये वैल्यू लोअर होनी चाहिए। ये हायर ये लोअर दिखाते हैं। तो अगर मेरे पास में यहां से ये आया तो इस तरीके से यहां पे मेरे पास में जो बन रहा है ये मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। इसके लिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट बनने के लिए, और इसके लिए मेरे पास में इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये वैल्यू कम है और यहाँ पे 200 अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो किसकी है, दैट इज ऑफ रिएक्टेंट एनर्जी। रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा है, ज़्यादा है तो मतलब ये कौन सी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और ये वाली प्रोसेस कैसी है, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। मेरे पास में एनर्जी डायग्राम है, वो दो तरीके से देते हैं, या तो एक्सोथर्मिक एनर्जी देगा या फिर वो एंडोथर्मिक एनर्जी देगा। अगर प्रोडक्ट एनर्जी रिलीज करता है तो हम कहेंगे वो कैसा है, एक्सोथर्मिक। प्रोडक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो हम कहेंगे उसको एंडोथर्मिक। बात क्लियर है। अब हम इसका जो फैक्टर हमने पढ़ा है, इसी को अगर यदि हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी, क्योंकि हम तो फैक्टर पढ़ना चाह रहे थे टेम्परेचर का, और हमने अभी तक तो टेम्परेचर का कोई जिक्र ही नहीं किया। अभी तो हम किस में उलझे हुए हैं, अभी तक तो हम उलझे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी में। तो अब हम टेम्परेचर फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर को जहां पे हमने पीछे देखा है, दैट इज रेट कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू जेड डॉट पी डॉट ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ई अपॉन आर टी, इसकी जगह पे हम एक टर्म मेंशन कर देते हैं, दैट इज के इज इक्वल्स टू ए डॉट ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी। ये बनता है। अब अगर यदि मेरे को यहां पे देखूं तो ये ए क्या है, ए क्या है, क्योंकि ये वाली टर्म मेरी कौन सी है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर से पहले आ रहा है तो इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसको मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर किया था, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो अगर मेरे को इसे सॉल्व करना है, मैं इसमें एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर को निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं क्या करूं, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, क्योंकि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे हम इसमें से ड्राइव करेंगे अरेनियस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो लॉग ले लिया मैंने दोनों तरफ, ln ले लिया, नेचुरल लॉग। तो मेरे पास क्या बना, ln ऑफ k इज इक्वल्स टू क्या बना, ln ऑफ a, क्योंकि मेरे पास में दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई है तो प्लस ln ऑफ e रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब देखो एक चीज ध्यान से, अगर मेरे को ln ऑफ e है, ln को अगर रिमूव करना है तो मेरे को बेस e होना चाहिए, और log को अगर मुझे रिमूव करना है तो बेस 10 होना चाहिए। तो मैंने यहां से इसको रिमूव कर दिया। कैसे करूंगा, ln ऑफ k इज इक्वल्स टू ln ऑफ a माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी। ये बनेगा, ये बनेगा। अब मेरे को एक चीज ध्यान से समझनी है, वो ये कि टेम्परेचर के साथ में कैसे वेरिएशन होगा। तो ध्यान देना है, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा, उस चीज को समझते हैं। देखो मेरे पास में, क्योंकि मैंने यहां पे जो रेट कांस्टेंट है के, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/t पे नहीं, खाली 1/t पे नहीं कर रहे, माइनस ऑफ 1/t पे कर रहे हैं, माइनस ऑफ 1/t पे कर रहे हैं इस फैक्टर पे। क्लियर है। टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, इंक्रीज किया तो 1/t फैक्टर डिक्रीज होगा, और माइनस ऑफ 1/t फैक्टर इंक्रीज होगा। ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कंफ्यूज करने वाली है कि किस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं।
अगर टेम्परेचर फैक्टर बढ़ा तो 1/T फैक्टर से डिक्रीज होगा, लेकिन -1/T फैक्टर से इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज करेगा तो सिंपल सी बात है, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, और रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट का। अगर यदि ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा। बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर हो गई बात? तो बहुत सिंपल है, सिंपल से सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। चलो, अगर मेरे पास में ये चीज़ हो रही है तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की गई, और वो क्या चीज़ नोटिस की गई कि अगर यदि हम किसी भी रिएक्शन में, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन के, पहले हम इसी में एक ग्राफ देख लेते हैं। जो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई, देखो ध्यान से, y = c माइनस, या हम इसको सीधा लिखे mx, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन रही है। मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है ln वर्सेस ln k वर्सेस 1/t के साथ में हमारे पास क्या ग्राफ आएगा, देखते हैं। ln ऑफ k दैट इज 1/t, ये बना ln ऑफ k = 1/t, ये बना, ये ग्राफ आएगा। अब इसमें हम देखते हैं c इज द इंटरसेप्ट, c मेरा इंटरसेप्ट है, तो c मेरा इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट क्या है, ln ऑफ a पॉजिटिव वैल्यू है तो ऊपर आएगा। अब इधर देखते हैं -EA/r दैट इज द स्लोप, और स्लोप कैसे है, नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव है तो ये ग्राफ आएगा, डाउनवर्ड इसका ग्राफ आएगा, जिसमें स्लोप मेरा नेगेटिव होगा। स्लोप = -EA/r, जहां पे मेरा इंटरसेप्ट होगा वो होगा ln ऑफ a। क्लियर हो गया? तो ये मेरे पास आरएनएस इक्वेशन आती है। इसी को हम आगे और टर्म में सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और टर्म में कैसे सोल्व करते हैं उसको ध्यान से समझते हैं। देखो, हमें ये बोला गया कि अगर यदि टेम्परेचर में वेरिएशन करते हैं, टेम्परेचर में किस चीज़ का वेरिएशन करते हैं, टेम्परेचर में अगर यदि कभी हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, जैसे ln ऑफ k है = ln ऑफ a है -EA/RT है, यही है, ये मेरे पास इक्वेशन थी। अब ये बोला गया अगर मेरे पास में कोई भी रिएक्शन है, अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, अगर मेरी रिएक्शन है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन का जो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, वो भी हमेशा कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर यदि हम टेम्परेचर को वेरी करवा दे, टेम्परेचर चेंज करवा दे, तो उसमें रेट कांस्टेंट है वो भी वेरी हो जाते हैं, वेरी होता है। किस तरीके से, अगर मेरा टेम्परेचर T1 है, सपोज करते हैं टेम्परेचर T1 है, तो उस कंडीशन में मेरे पास में रेट कांस्टेंट K1 होगा। अगर टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट मेरा K2 होगा, K2 होगा। ठीक है, तो इसी को हम इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दैट इज ln ऑफ k दैट इज 1, जो मेरा फर्स्ट टेम्परेचर के साथ है, इज इक्वल्स टू ln ऑफ a माइनस ऑफ EA अपॉन RT1, यह मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड केस लेते हैं, ln ऑफ K2 इज इक्वल्स टू ln ऑफ a, भाई इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, a पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, माइनस ऑफ EA अपॉन RT2 दैट इज 2, ये हुआ। एक चीज ध्यान से नोटिस करने वाली है, वो चीज क्या है, अगर यदि मैं आपसे पूछूं क्या मेरे पास में आपके चाहे कितने भी मार्क्स आए, जैसे मान लो मेरे पास में हमने ये एनर्जी बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से समझ रहे हैं। अगर मेरे पास में 33% है, जो पास होने वाला स्टेप है वो 33% है। अगर यदि मुझे इसको कॉपी करवाना है, नकल करवानी है, चाहे मैं इसको नकल करवाऊं चाहे मैं कुछ करवाऊं, क्या इस वाली वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? भाई पासिंग मार्क्स तो 33 ही रहेंगे ना, 33% ही रहेगा, मतलब मेरी थ्रेशोल्ड जो एनर्जी होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या उसमें कोई वेरिएशन आएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी में कोई वेरिएशन आएगा क्या? नहीं आएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यदि हमें यहाँ पे ये चीज़ समझनी है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब कब नहीं होगा?
टेम्परेचर के साथ में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। मैंने वहाँ पे एक रिलेशन मैंने वहाँ पे बताना भूल गया मैं कि अगर यदि हम यहाँ पे उस चीज़ को, कोई बात नहीं मैं बाद में बता दूंगा, एक बार इस डेरिवेशन को देख लेते हैं कि ln of k1 ln of k1 इज इक्वल्स टू ln of a माइनस EA अपॉन R T दैट इज T1। उसी के नीचे ln of k2 इज इक्वल्स टू ln of a माइनस EA अपॉन R T2 ये होता है। अब अगर यदि मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूं तो मेरे पास में यहाँ से क्या रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन ये बनेगा, मैं इन दोनों में इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करता हूं तो ln ऑफ k1 माइनस ln ऑफ k2 ये आएगा। इधर से ln ऑफ a दोनों कैंसिल इज इक्वल्स टू ये बनेगा माइनस ऑफ EA अपॉन RT1 माइनस दैट इज माइनस EA अपॉन RT2 ये आएगा। मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं तो यहां से बनेगा ln ऑफ k1 माइनस ln ऑफ k2, तो माइनस में है तो माइनस माइनस मतलब ये है k1 अपॉन k2 बनेगा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ EA अपॉन RT1 प्लस EA अपॉन RT2 ये इक्वेशन आएगी। देखो ध्यान से, एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, दोनों टर्म्स बाहर आ सकती हैं तो मैं यहां से लिख सकता हूं ln ऑफ k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ EA बाहर आ गया, माइनस ऑफ EA बाहर आ गया अपॉन R बाहर आ गया, तो मेरे पास क्या बच गया, अंदर क्या बचा, माइनस बाहर आ गया तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 ये बने। मुझे इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो लॉग में क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ EA अपॉन 2.303 R दैट इज 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 ये बनेगा। तो ये मेरे पास जो इक्वेशन बनती है इसको बोलते हैं हम अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन। क्लियर है, एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। ध्यान से समझना है, कुछ भी नहीं है अरेनियस इक्वेशन में, टेम्परेचर फैक्टर में कुछ नहीं है, वो सिंपल आपको इसमें से हर टर्म दी होगी और उसमें से आपको कोई भी एक टर्म कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उसके बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन इसके बेस से एक दो चीज़ें और भी हैं जो हम चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी थोड़ा लंबा हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं एक और रिलेशन जो इससे रिलेटेड है वो बताता हूं, जो आपको पीछे नहीं बताया, थ्रेशोल्ड एनर्जी का, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी के साथ में रिलेटेड होता है। कि अगर यदि मान लो, क्योंकि हमने जो डायग्राम देखा वो डायग्राम क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे, क्योंकि हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है वो मैंने पीछे वाली वीडियो में बता दिया था, फिर भी एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये कोई भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी बैरियर है, भाई ये अमाउंट ऑफ एनर्जी तो फिक्स है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है। अगर मान लो मेरे पास में ये 33% है, ये फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये फिक्स है। अगर मेरे पास में किसी के पास में 10 नंबर आ रहे हैं, वो 33 नंबर पे जाना चाहता है, तो क्या करेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ रही है ना। 10 नंबर तो वो ले सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देनी पड़ रही है। यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है, ये तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहला रही है, ये एनर्जी तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहला रही है, बिल्कुल कहला रही है। यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है, जो ये वाली अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये कहला रही है उसकी कौन सी एनर्जी, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। और ये जो मेरे पास एनर्जी है भाई, ये तो रिएक्टेंट की एनर्जी है जो ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट थी, तो ये रिएक्टेंट एनर्जी है जो उसके पास में ऑलरेडी प्रेजेंट थी, रिएक्टेंट के पास में ऑलरेडी प्रेजेंट थी। तो अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला देखता हूं, या मैं ये कहता हूं थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर है, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर है, इस एनर्जी के प्लस इस एनर्जी के। क्योंकि मेरे पास में भाई ये तो 500 एनर्जी थी, 200 एनर्जी मेरे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट थी, रिएक्टेंट के पास में 300 हमने सप्लाई की थी, तो ये भी 500 बन गए थे, 500 इक्वल्स टू 500 यही आया था। सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी जितनी होगी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी,
इन दोनों के समेशन के बराबर मेरे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको क्वेश्चंस गिवन हो सकते हैं कि कैलकुलेट कीजिए उसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी होगी, कैलकुलेट कीजिए उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी। बात क्लियर है? तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी किस तरीके से बनेगा, एक्टिवेशन एनर्जी किस तरीके से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया टेम्परेचर के बारे में। अभी फ़िलहाल इसमें कुछ और 2-3 टर्म्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो इसके बारे में बतानी अभी रह रही है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर करेंगे। तो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो वो दोबारा से आपको रिपीट कर दी जाएगी, बता दी जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में अगर आपको पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ इसे डिसलाइक करें, साथ में कमेंट में ये भी मेंशन करें कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।